नमस्कार दोस्तों, आपने ये रिसेंटली खबर देखा होगा कि एयर इंडिया की जो AIF AN-32 एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया है। असम के जोरहाट एयरबेस पे वो क्रैश हो गया है और इसमें 5 लोगों के मरने की बात की जा रही है। तो बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था जो कि असम के जोरहाट जा रहा था और वहाँ पे उसने उसके आसपास में क्रैश किया है। और इसको एयरफोर्स ने भी कंफर्म किया है और 5 लोगों के मरने की भी बात की गई है। तो आखिर ये इंसिडेंट कैसे हुआ और कब हुआ और आखिर ये AN-32 एयरक्राफ्ट है क्या और आखिर ये कितना पुराना है और क्यों क्रैश कर रहा है। इसके पहले भी ये क्रैश हुए हैं। तो पहले कितने बार क्रैशेस हुए हैं। इसको भी अब फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। इसके पहले MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता था क्योंकि वो काफ़ी एक्सीडेंट होता था उसके साथ और उसकी भी काफ़ी खबरें आती थी। लेकिन अब ये AN-32 जो है इसके भी काफ़ी आपको ट्रेजेडी सुनने के लिए मिलेगा। तो आखिर एयरफोर्स इसको क्यों नहीं हटा रही है और क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो पूरी स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए एक एक करके आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ये क्रैश की स्टोरी समझते हैं। तो जैसे AN-32 एयरक्राफ्ट जो है, जो एक तरीके से मैंने बोला कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो ये लैंड कर रहा था कहाँ पे? जोरहाट असम एयरफोर्स, जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन असम में। और 13 जुलाई की ये घटना है। 5 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल उसमें मारे गए, है ना। जो को पायलट सरवाइव हो गए एंड रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट। जो को पायलट थे वो बच गए और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। AIF ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की ऑर्डर दी है ना। लेकिन फिर भी ये जो कंसर्न है काफ़ी बड़ा है कि भाई आखिर इतने क्रैश हो रहे हैं तो हम इसको अपने फ्लीट में रखे ही क्यों हैं। अब इसको रखा ही क्यों है। एयरफोर्स इसको डिस्कार्ड क्यों नहीं कर रहा है और हटा क्यों नहीं रहा है इतने ट्रेजिडी के बाद और इतने सारे प्रॉब्लम होने के बाद। तो इसकी भी एक कारण है, आपको समझाता हूँ मैं। तो ये पूरा 13 जुलाई की घटना है, जैसे मैंने बताया कि जोरहट असम में हुआ है। अब जिस दिन ये क्रैश हुआ उस दिन क्या क्या हुआ। तो ये अप्रोच कर रहा था एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट। देखिए, रोवरिया एयरफोर्स स्टेशन को अप्रोच कर रहा था। एयरक्राफ्ट वाज ऑन फाइनल अप्रोच टू दैट। लेकिन लैंडिंग फेज में ही क्रैश हुए हैं और एयरक्राफ्ट रिपोर्टली उसमें आग लग गई। जैसे ही वो लैंडिंग को अप्रोच कर रहा था उसमें आग लग गई और इमरजेंसी रिस्पांस टीम वहाँ पे पहुंची और फिर एयरबेस को सील कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। उसको रोवरी एयरफोर्स स्टेशन पे लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। अप्रोच करते टाइम ही उसमें आग लग गई और फिर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को बुलाना पड़ा। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है साइट ऑफ इंसिडेंट। तो ये ऑन द डे ऑफ इवेंट की बात है। एयरफोर्स ने फिर इसको कंफर्म किया अपने ट्वीट के माध्यम से कि AN-32 aircraft met with an accident during routing sortie today on approximately 10 hour सुबह मॉर्निंग 10 AM at जोरहट असम, है ना। तो ऑब्वियसली इंक्वायरी के लिए बोला गया है। AIF रिक्वेस्ट एवरीवन टू रिफ्रेन फ्रॉम द स्पेकुलेशन टिल प्राइमरी रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अब बात ये है, सवाल ये है कि आखिर ये AN-32 एयरक्राफ्ट है वो मैटर क्यों करता है। इतने दिनों से एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में है क्यों और इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो हटा क्यों नहीं रहे। तो सबसे पहले तो इसका इसका इम्पोर्टेंस समझिए, ये मैटर क्यों कर रहा। तो स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन की अगर बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया के रीजन है वहाँ पे। तो हाई एल्टीट्यूड में शॉर्टर एयर स्ट्रिप पे ये फ्लाई कर सकता है। तो इसकी ये खासियत है ऑब्वियसली विच इज़ नीडेड। ये ऐसे जगह में जहाँ पे रनवे छोटे होते हैं वहाँ पे ऐसे एयरक्राफ्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में और लद्दाख वाले रीजन में। तो ऑब्वियसली वहाँ पे ये लाइफलाइन की तरह पे होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अच्छा, अगर आप देखें तो ट्रूप्स, कार्गो और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट्स के लिए अगर आपको ज़रूरत है, लॉजिस्टिक्स बॉर्डर एरिया में लॉजिस्टिक के लिए, डिजास्टर रिलीफ के लिए, ऑपरेशंस के लिए, तो वहाँ पे ये काफ़ी हेल्पफुल होता है AN-32, है ना। अच्छा, एयर
फोर्स में, इंडियन एयर फोर्स में 4 डिकेड मतलब लगभग 40 सालों से ये सर्विस में है ना। 1980 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 100 एयरक्राफ्ट को इंक्लूड किया गया है ना। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एयर फोर्स का एक बैकबोन है। अराउंड 100 एयरक्राफ्ट का एक फ्लीट है देखा जाए तो, है ना। तो ये ऐसे एरिया में काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है जैसे मैंने बोला, है ना। तो ऑब्वियसली ये मैटर करता है, लेकिन पुराना होने के बाद ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। अच्छा, इसका स्पेसिफिकेशन अगर आप देखें कि ये क्या क्या कर सकता है एयरक्राफ्ट, तो सबसे पहले जैसे अराउंड 100 प्लस एयरक्राफ्ट इंक्लूडेड। तो 1980 में इंट्रोड्यूस होने के 1984 में इंट्रोड्यूस होने के बाद ये अराउंड 100 ऐड होते गया और अब तक इसकी जो नंबर्स है अराउंड 100 प्लस है। ये 6.7 टन के आसपास पेलोड को इसकी कैपेसिटी है, वो कार्गो जो टन्स हैं वो कैपेसिटी है, कार्गो पेलोड है वो अराउंड 6.7 टन कैरी कर सकता है अप्रॉक्सीमेटली। 35 ईयर्स ऑफ सर्विस, काफ़ी लंबा टेन्योर है ना। काफ़ी लंबे समय से, जैसे मिग 21 आप देखते हैं वो भी काफ़ी लंबा समय एयर इंडियन एयरफोर्स में रहा। अभी तो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया है। तो आप ये जो है एक दूसरा मिग 21 की तरफ बोल सकते हैं, काफ़ी लंबा टेन्योर इसका भी रहा है ना। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? अच्छा, ये है क्या कि अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखें तो ये सोवियत डिज़ाइन है। सोवियत संघ जब था तब क्या ये डिज़ाइन है, काफ़ी पुराना है। और एंटोनोवो प्लेटफॉर्म पे ये डिज़ाइन है। और ये हॉट एंड हाई ऑपरेशनल इन्वायरमेंट में काम कर सकता है ना। तो इंडिया के जो हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न टेरेन है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि काफ़ी छोटे रनवे पे चल जाएगा। और हॉट अगर वहाँ पे है और हाई एल्टीट्यूड है, वैसे रीजन में भी काफ़ी अच्छे से ये फ्लाई कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट तो है। और क्योंकि ये इसका पेलोड भी काफ़ी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसकी अगर डिजास्टर की बात की जाए तो इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी खतरनाक है। अगर इसकी ट्रबलिंग पैटर्न को देखा जाए, 40 साल में काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर, मोर देन 6-7 डिजास्टर देखने के लिए मिला है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा क्रैशेस इसके देखने के लिए मिले हैं। हार्श टेरेन होते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है नॉर्थ ईस्ट में, हाई एल्टीट्यूड होते हैं और वहाँ रेस्क्यू और इन्वेस्टिगेशन भी काफ़ी टफ होता है। अच्छा, इसका 2016 में बे ऑफ बंगाल के आसपास, बे ऑफ बंगाल में अराउंड 29 जाने इसके कारण गई थी, AN-32 के कारण। इतना बड़ा डिजास्टर था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में अराउंड 3 से 5 जो छोटे बड़े इंसिडेंट हैं वो भी देखने के लिए मिला है। तो काफ़ी बार ये चर्चा में रहा है AN-35 डिजास्टर की बात करें तो हम। और जो सबसे बड़ा है वो 2016 बे ऑफ बंगाल, 29 लोगों की जाने गई थी। इसकी हिस्ट्री मैं आपको आगे बताता हूँ, काफ़ी डिजास्टर और काफ़ी भयानक है। हुआ क्या था कि 2016 में, ये इसको मिस्ट्री ही बोला जाता है, 2016 के आसपास बे ऑफ बंगाल के आसपास ये फ्लाई कर रहा था, है ना। और उसमें लगभग 29 लोग बैठे हुए थे, है ना। और इंडियाज वर्स्ट मिलिट्री एविएशन लॉस कहा जाता है इसको, इतना बड़ा लॉस कहा जाता है। ये हुआ क्या कि 1 साल तक लोकेट ही नहीं हुआ, डिसअपेयर हो गया। बे ऑफ बंगाल पे जब ये फ्लाई कर रहा था तो वो 1 साल तक वो दिखा ही नहीं। 1 साल के बाद उसके जो कल पुर्जे थे, जो छोटे मोटे, जो उसके जो टूटे हुए थे सामान, वो बिखरे पड़े दिखे, है ना। और सीरियस कंसर्न कि उसको इतने सालों तक हम ट्रैक ही नहीं कर पाए, उसकी विजिबिलिटी नहीं मिली, है ना। उसका मैरीटाइम ऑपरेशंस में यूज किए जा रहे थे ट्रैकिंग सिस्टम, और सर्वाइवलिटी पे क्वेश्चन उठने लगा कि भाई हम ट्रैक ही नहीं कर पाए, 1 साल तक उसको पता ही नहीं कर पाए, है ना। तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है इसके साथ। और ये एक सबसे बड़ा हिस्ट्री का सबसे बड़ा, अगर आप देखा जाए तो ये प्रॉब्लम था। और वो एआई को हंट करती होगी, 26-29 लोग मारे गए, सबसे बड़ा हिस्ट्री में बड़ा क्रैश था, एक देखा जाए तो ट्रेजेडी थी। लेकिन फिर भी उसके बाद से ये बना हुआ है एआईएफ के सर्विसेज में। अच्छा, इसको कंपेयर लोग मिग 21 से क्यों करते हैं? क्योंकि मिग 21 का जो दूसरा नाम है ना वो फ्लाइंग कफिन है।
काफ़ी लोगों की जान गई इसमें, काफ़ी एयरफोर्स के पर्सनल मारे गए, रिपीटिव क्रैश देखने को मिला गया, पब्लिक स्क्रूटनी लोग क्रिटिसाइज करने लगे, तब जा कर के इवेंचुअली इसको फेस्ड आउट किया गया कि नहीं भाई अब मिग 21 नहीं चलेगा। ये भी यूएसएसआर जमाने का था, और नंबर्स ऑफ जो फ्लाइट नंबर्स ऑफ प्लेन जो थे ये काफ़ी ज़्यादा था, नंबर ऑफ जेट जो थे मिग 21 के काफ़ी ज़्यादा था, तो उनको धीरे धीरे फेज आउट किया गया इस कारण से। अब ये इसका कॉपी आप इसको बोल सकते हैं एन 32 को, क्योंकि ये भी काफ़ी क्रैश हो रहा है, उसी यूएसएसआर जमाने का है, काफ़ी एज ओल्ड टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है ना। एजिंग एयर फ्रेम जैसे मैंने बताया कि काफ़ी पुराना हो चुका है ना। मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है और वो भी बढ़ती जाती है, डिमांड ऑफ मेंटेनेंस, मतलब इसको मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए जैसे पुराना होते जाता है ना। और ये भी अब लोग इस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा क्रैश हो रहा है तो आप इसको हटा क्यों नहीं दे रहे हो, और ऑब्वियसली ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसको हटना चाहिए। अब इसको दूसरा फ्लाइंग कफिन बोला जाता है मिग 21 के बाद, क्योंकि ये भी इतने लोगों की जान है, जैसे मैंने बोला कि 29 लोग तो ऑब्वियसली 2016 में बे ऑफ बंगाल के पास मारे गए, तो नंबर ऑफ पीपल जो इसके साथ डेथ की जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी पुराना हो चुका है, इसको मेंटेनेंस चाहिए ऑब्वियसली। क्रैश काफ़ी फ्रिक्वेंटली और वाइडली होता है ना। तो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से इसका कंक्लूजन कुछ खास निकल नहीं रहा है, और आई डोंट नो कि इसमें क्या होने वाला है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि अब क्या इसको भी दूसरा फ्लाइंग कॉफिन मिग 21 की तरह बोला जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी क्रैशेस हो रहे हैं। अच्छा, मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो बढ़ता है, जैसे पुराना होगा तो होगा क्या कि उसके स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल हो जाते हैं, है ना। और वैसे भी जैसे ही जितना ही पुराना एयरक्राफ्ट होगा उसका रिस्क बढ़ते चला जाता है, उसके पार्ट्स मिलने मुश्किल हो जाते हैं, उसको मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होता है कंपेयर टू न्यू। और जितना ही आप रिगरस मेंटेनेंस देंगे उतना ही वो चलेगा। ऑब्वियसली इसका कोई कैलेंडर एज तो नहीं होता है इंजेट का, लेकिन आप जितना अच्छा इसको मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा दिन चलेगा, है ना। अच्छा, अब एयरफोर्स को अपने फ्लीट को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। ऐसे ये यूएसएसआर जमाने के फ्लीट्स नहीं चलेंगे, जेट्स नहीं चलेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक कंसर्न और स्ट्रेटेजिकली और फाइनेंशियल चैलेंजेस है एयर एआईएफ के पास। इन एआईएफ को फंड चाहिए जो जो अपने फ्लीट को अपग्रेड कर सकें। और ऑब्वियसली अब इनको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप कितने दिनों तक अपने जो फोर्सेस हैं उनके जान को खतरा है, और उसको कब तक सहते रहेंगे, तो ये सारी कंसर्निंग पॉइंट है ना। तो इससे आगे निकलना पड़ेगा इंडियन एयरफोर्स को। अच्छा, सेफ्टी की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एविएशन की सेफ्टी की बात करें तो पुराने जो सुखोई 30M की जो अभी आपने क्रैशेस असम में देखे, M21 के जो क्रैशेस होते थे, तो वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, और अब कंसर्निंग है ना कि क्रिटिकल पायलट ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस पायलट ट्रेनिंग कभी कभी उसके कारण भी होता है कि पायलट की जो जो स्किल्स है वो भी मैटर करता है। तो वो देखना पड़ेगा कि इंडियन मिलिट्री को, इंडियन एयरफोर्स को पायलट की जो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग है वो मेंटेन रखना पड़ेगा। फिर मेंटेनेंस पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, हमेशा क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ मेंटेनेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और तीसरी जो चीज़ है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा, आप एज ओल्ड जो जेट है, एज ओल्ड जो फ्लीट है उसके ऊपर कब तक सर्वाइव करेंगे, वो चलने वाला नहीं है ज़्यादा दिन, है ना। तो ये एक तरीके से इंडियन फोर्स के लिए आगे का जो प्लान होना चाहिए वो रखना पड़ेगा, है ना। फिर अब आगे के लिए क्या है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होना है ना। फ्लीट को आप इम्प्लीकेशंस और रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना, और सेफ्टी रिव्यू वगैरह पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये रोड्स हैं, एआईएफ को देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं करने से ये क्रैशेस बहुत फ्रिक्वेंटली होगा। हम अपने एयरफोर्स के जो पर्सनल्स हैं उनका जान नहीं गंवा सकते हैं, काफ़ी प्रीशियस होते हैं। देश की सेवा करता है कोई, अगर आप उसको सर्विसेज नहीं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है और एयरफोर्स को देखना होगा। होप आपको ये मामला समझ आएगा कि कैसे ये क्रैश हुआ और सीरीज ऑफ इवेंट क्या हुए, है ना। और ये जो एयरक्राफ्ट है क्या, कैसे हेल्पफुल है, कहाँ कहाँ यूज होता है, और कितना पुराना है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डू सब्सक्राइब इट, एंड अगर आपको ये पीपीटी पूरे एक पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, या आप
करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। सो डू कमेंट PDF इन द कमेंट बॉक्स, आई सेंड इट टू योर ईमेल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा और मैं समझा पाया होगा कुछ। थैंक यू वेरी मच।